हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो जैसे कि हम आपके लिए जेई मेल की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज लेके आए हुए हैं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यहाँ पर फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन चैप्टर के हम यहाँ पे आज क्वेश्चंस और कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसको हमने यहाँ पे एक पॉइंट पे हिंज किया हुआ है और इस ये वर्टिकल प्लेन में ऊर्ध्वाधर तल में ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। ओके, तो अब इसको हमने एक एंगुलर वेलोसिटी दिया है इसी इंस्टेंट पर, इसी क्षण पे, और जब इसको छोड़ा गया है तो पूछा गया है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका वैल्यू कितना होगा जिसके लिए हिंज पर लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो हो जाए, मतलब हिंज कोई फोर्स इस इंस्टेंट पर इस रॉड पर नहीं लगा रहा हो। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके ना, तो यहाँ पे ये आपको एक रॉड ऐसे दिया गया है, यहाँ पे ये हिंज है, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हमें दे दिया है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो अब यहाँ का इस रॉड का एफईटी बनाऊँ तो उस पर एक तो सेंटर मास पे mg लग रहा होगा, नीचे की तरफ है ना एक हिंज फोर्स लगा रहा होगा, तो मान लेते हैं ऊपर लग रहा है क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता, वैसे तो इसको जीरो करना है। ओके, तो ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ऐसे, तो इसके लिए मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, mg माइनस एफ एस, है ना, हिंज का फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स किसके बराबर होगा, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है इसलिए सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2 के इक्वल। अब यहाँ पे हमें ओमेगा इस तरीके से लेना है कि हिंज फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाए, तो मैं जो एफ एच है इसको जीरो रख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। तो यहाँ से एम तो कैंसिल हो गया और हमें ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से 2g बाई एल, 2g बाई एल, और ये ओमेगा स्क्वायर था तो रूट, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच देयर विल बी नो फोर्स ऑन हिंज पॉइंट। ओके, तो देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा। तो रूट 2g बाई एल मीन्स सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब रॉड्स है हमें ये ऐसे दो, इनका लेंथ सेम है, यूनिफॉर्म है ना, बट डिफरेंट मासेस अलग है, इसका स्मॉल एम है इसका कैपिटल एम है, और इनको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है एल शेप में, है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, विच इज़ देन पिवोटेड, यहाँ पे इसको हमने हिंज कर दिया ओ पॉइंट पर इस वाले एंड से। इसके बाद बोला है इन इक्विलिब्रियम, है ना, तो बॉडी के लिए अगर ये इक्विलिब्रियम में इस कंडीशन में, ये बोला गया है कि इक्विलिब्रियम में है जो हमें दिखा रखा है, तो उसके लिए m बाई एम का रेशियो कितना होगा, मतलब दोनों रॉड्स के मासेस का रेशियो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रॉड्स दिया हुआ है, ये पहली रॉड ये दूसरी रॉड, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और जो ये दूसरा रॉड था ये यहाँ पे वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस रॉड के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम। अब यहाँ पे आपने इसको पिवोट किया हुआ है, हिंज किया हुआ है, तो हमें पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे जो फोर्स है हिंज पॉइंट के अलावा केवल ग्रेविटी का लग रहा है, और ग्रेविटी का फोर्स लगता है सेंटर ऑफ मास पर सिस्टम के, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब इन दोनों रोड्स का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर वो ठीक इस वाले पॉइंट के नीचे हो जाता है यहाँ पर, तो ग्रेविटी का फोर्स यहीं पे लग जाएगा m प्लस एम इंटू जी, और फोर्स यहाँ से लग रहा है तो ये फोर्स आगे जाने पर इसी पिवोट से पॉइंट से पास हो जाएगा, और इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका टॉर्क जीरो, और टॉर्क जीरो मीन्स दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो सेंटर मास यहाँ पे होना चाहिए, तो मैंने इस लाइन को वाई एक्सिस मान लिया, तो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो यहाँ से इस रॉड का सेंटर मास यहाँ होगा, इस रॉड का सेंटर मास यहाँ होगा, तो दोनों का कंबाइंड सेंटर मास यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो ये भी लेंथ l बाई 2 होगा, ये लेंथ भी l बाई 2 होगा, तो यहाँ से इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा l बाई 2 साइन 30 इस वाली रॉड के लिए, और इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा l बाई 2 साइन 60, तो सेंटर मास के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो एक्स सी एम हमारे पास कितना है जीरो, तो मैं उसको लिख सकता हूँ m1 x1 प्लस
m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, दो पार्टिकल्स के लिए। तो m1 m2 तो 0 में चला गया, तो एक्सियम 0 है। m1 तो यहाँ पे स्मॉल m हो गया हमारे पास, और x1 इसका x कोऑर्डिनेट, तो वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइड पे है, तो माइनस l/2 साइन 60। ऐसे m2 जो ऑब्जेक्ट है वो कैपिटल M हो जाएगा हमारे पास, दूसरा लॉट, उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव साइड पर है, तो प्लस l/2 साइन, उसके लिए डिस्टेंस है साइन 30। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें m और कैपिटल M का रेशियो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास m/m, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, l/2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन 60 अपॉन साइन 30। तो साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, तो ओवरऑल ये रेशियो आ गया हमारे पास √3। तो कैपिटल m/m, इसका रेशियो अगर √3 के बराबर है तो ये सिस्टम गिवन पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब जिसकी सभी साइड्स बराबर है और मास m है, ये रफ सरफेस पे रेस्ट पे रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स F हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, और फ्रिक्शन सफिशिएंट है ताकि ये प्रिज्म मूव ना करे, स्लाइड ना करे, है ना, ये हमें बोला गया है। तो केवल टॉपलिंग होगा, ओनली केवल टॉपल कर पाएगा ये। देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, तो टॉपलिंग के लिए पूछा गया कि मिनिमम फोर्स F कितना होना चाहिए। तो ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये फोर्स का डायग्राम, इसका डायग्राम बना लेते हैं हम एक बार। तो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है F, है ना, और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए साइड का। तो इस पर हम देखें तो जस्ट टॉपल होने से पहले ये जो नॉर्मल होगा, पहले अगर कुछ फोर्स नहीं लगा रखा है तो नॉर्मल बीचों बीच लगता है, लेकिन जैसे ये टॉपल होने वाला होगा तो ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में रह जाएगा ओनली, तो नॉर्मल यहाँ पे लगने लग जाएगा जस्ट टॉपलिंग से पहले। और फ्रिक्शन इसका ये इधर स्लिप करने की कंडीशन का है, तो फ्रिक्शन यहाँ लगना चाहिए, है ना, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। यहाँ से इसका सेंटर मास पे मान सकते हैं कि ग्रेविटी लग रहा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूँ, इसको टॉपल कराना है, तो फोर्स F का टॉर्क बड़ा होना चाहिए mg के टॉर्क से। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का टॉर्क तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, है ना। तो जस्ट टॉपलिंग वाले केस में mg का टॉर्क, तो टॉर्क ऑफ mg एंड टॉर्क ऑफ F, तो F जो होगा टॉर्क F का फोर्स का, वो mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। तो mg के लिए टॉर्क हो जाएगा mg फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा इसका, ये वाला डिस्टेंस, तो ये a का आधा हो जाएगा, मीन्स a/2। बट ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और F का टॉर्क इधर आ रहा है क्लॉकवाइज, है ना, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे जस्ट। तो जस्ट टॉपलिंग के लिए F का टॉर्क हम बड़ा कर दें mg के टॉर्क से, तो ये इधर टॉपल हो जाएगा। तो F इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस F का क्या हो जाएगा, ये लेंथ, और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60, तो ये वाला एंगल भी 60, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल A हो गया, तो ये साइड A है, तो ये हो जाएगा A साइन 60, ये जो डिस्टेंस आएगा हमारे पास, है ना। तो इसका वैल्यू हो गया A साइन 60 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये किधर घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज, mg किधर घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो F का टॉर्क है वो mg के टॉर्क से जस्ट बड़ा हो जाए बस। तो यहाँ से F का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, A से A कैंसिल, तो mg/2 इंटू साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा mg/√3। मतलब कि जो फोर्स F है वो mg/√3 के जस्ट बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये जो आपका ट्रायंगल है, प्रिज्म है, ये यहाँ पे टॉपल कर जाएगा। देखते हैं क्या है इसका आंसर करेक्ट। तो इन चारों ऑप्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था, टॉपलिंग का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना।
तो इसमें क्या बोला गया है, होमोजीनियस ब्लॉक, एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये वाला होमोजीनियस मतलब सभी जगह एक जैसा है, हैविंग इट्स क्रॉस सेक्शन टू बी अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की फॉर्म में है ये, है ना, दिख रहा है थोड़ा सा झुका हुआ है, ऑफ साइड ए एंड साइड बी, और रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है। तो इसने पूछा कि इस एंगल पे क्या रिलेशन होना चाहिए कि ये नीचे ना गिरे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, थोड़ा एंगल ज़्यादा बढ़ा देंगे हो सकता है ये ऐसे टॉपल कर जाए, घूम जाए, है ना। तो पूछा गया कि थीटा का वैल्यू पे क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये टॉपल ना करे और ये यहीं पर इक्विलिब्रियम पर रहे। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है। तो मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो ये टॉपल करेगा इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो टॉपल करेगा तो नॉर्मल इसी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल का टॉर्क ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा 0, तो नॉर्मल का तो कोई यूज़ नहीं है टॉर्क में, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क है। तो mg अगर इधर लग रहा है इससे इधर है इस साइड, तब तो वो इसको वापस इसी कंडीशन में रख लेगा, लेकिन अगर सेंटर मास यहाँ हो गया तो mg यहाँ लगने लगेगा, तो mg का टॉर्क ऐसे आ जाएगा, तो ये इसको टॉपल करा देगा। तो अगर ये टॉपल ना हो, इसके लिए क्या कंडीशन है कि mg इस वाली लाइन से जस्ट इधर है, और mg कहाँ लगता है सेंटर मास पे, तो लिमिटिंग केस में mg जस्ट यहाँ तक आ जाए, है ना, ठीक इस पॉइंट के ऊपर, है ना, और mg कहाँ लगेगा सेंटर मास पे, मतलब सेंटर मास ठीक इस पॉइंट के ऊपर तक आ सकता है इस साइड से होता हुआ, लेकिन इस पॉइंट से आगे नहीं जाना चाहिए, आगे चला गया तो ये टॉपल कर जाएगा क्योंकि mg का टॉर्क उसे घुमा देगा, बट इधर वो mg का टॉर्क उसे घुमा नहीं पा रहा है। ओके ना, तो सेंटर मास ठीक इसके ऊपर होना चाहिए, तो सेंटर मास सिमेट्रिकली आएगा। तो मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे बना सकता हूँ, तो सेंटर मास ठीक ऐसे होगा कहीं, है ना, तो सेंटर मास यहाँ पे होना चाहिए सिमेट्रिकली, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला कॉर्नर, ये भी ठीक इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये लिमिटिंग केस है ना। तो ये यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया, ये ए था, ये बी है, और ये दिख रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए, तो कॉस थीटा हमारा ये आ गया। अब थीटा इससे कम नहीं होना चाहिए, ओके, थीटा क्या रहना चाहिए इससे ज़्यादा, तो थीटा इस वैल्यू से ज़्यादा रहना चाहिए, तो कॉस थीटा उल्टा होता है, थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा का वैल्यू कम होता है, तो थीटा इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कॉस थीटा बी बाई ए से कम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू बी बाई ए, सो दिस शुड बी द करेक्ट वैल्यू फॉर थीटा सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो चेक करते हैं हमारा आंसर। तो कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू बी बाई ए मीन्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके ना, तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। हमें डायरेक्ट बस ये सोचना था कि सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के ऊपर तक आ जाना चाहिए जिसके अबाउट वो टॉपल करने वाला है ना, उससे इधर रहेगा तो टॉपल नहीं करेगा, उसके आगे चला जाएगा तो टॉपल कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है ना, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, सर्कुलर वुडन लूप हमें दिया हुआ है, ये लूप, इसका मास दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, फ्लैट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब ये रुका हुआ है, रखा हुआ है उस पर, ऐसे ऊपर नहीं है वर्टिकल प्लेन में, सरफेस पे ऐसे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है ना। तो एक ब्लड आके इससे टकरा रहा है, फ्रिक्शनलेस है ये सरफेस, है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका जिसे आप ऐसे देख रहे हो वर्टिकल में, और ये इससे टकरा के इसी में फंस जाता है ना, एम्बेडेड इन इट, उसी में फंस गया। और हमें ये बोला गया है एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये पूरा सिस्टम रोटेट करेगा बुलेट के टकराने के बाद। तो बुलेट का मास भी m है और जो लूप था उसका मास भी m है, लूप को हम रिंग जैसा मान सकते हैं ना, तो दोनों एक साथ ही रोटेट कर रहे होंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या पूछा है इसने हमसे, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी बताना है सिस्टम का हमें, तो देखते हैं कैसे करना है हमें। तो हमने ये देखा यहाँ पे हमारे पास ये वुडन रिंग है ना, और यहाँ से ये ब्लॉक आके इसे टकराया और ये इसी में फंस गया। तो यहाँ से हम देखें तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, ये पार्टिकल यहाँ टकराया तो इसका सेंटर मास यहाँ आ गया, तो सिस्टम का सेंटर मास टकराने के बाद इन दोनों के ठीक बीच में होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, तो मैं इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं।
इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो टॉर्क तो वैसे भी नहीं होगा, और ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल फोर्स हो गया तो वो तो फोर्स कैंसिल, तो सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं है, इसलिए सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मैं सेंटर मास के अबाउट, सिस्टम के सेंटर मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूँ। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो इनिशियली ये पार्टिकल चलता हुआ आता था v स्पीड से, तो एम वी आर, और आर कैसा लेते थे हम, परपेंडिकुलर। तो आर एक्चुअल में तो ये होगा पोजीशन वेक्टर, बट उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर बचेगा, आर बाई 2 के, रेडियस का आधा हो जाएगा क्योंकि सेंटर मास बीचों बीच आ गया यहाँ पर। तो एम वी है ना इंटू आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, आर बाई 2, और ये इसके अबाउट कैसे घूमना चाहता है, इस तरीके से, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। और टकराने के बाद हम मान लेते हैं पूरे सिस्टम का ओमेगा इस डायरेक्शन में हो गया कुछ ओमेगा से, और सेंटर मास आपका चलेगा इस डायरेक्शन में VCM से। अब इस केस में क्योंकि ये चलने भी लगा घूम भी रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, m इंटू आर क्रॉस वी। तो r हम इसी से लिख रहे हैं, तो ये इसी से पास हो गया, तो r का वैल्यू 0 है ना VCM से, इंटू VCM, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस ICM ओमेगा सिस्टम का, ICM सिस्टम इंटू ओमेगा जिससे घूम रहा है, तो ओमेगा इधर ऐसे, तो ये भी आपका इसके अबाउट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों को मैंने क्या ले लिया है पॉजिटिव, ये प्लस लिखा है, तो ICM ओमेगा भी मैं सिस्टम के लिए प्लस ही रखूँगा। ये टर्म तो 0 हो गया क्योंकि VCM यहीं से पास कर रहा है, तो डिस्टेंस 0 हो गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा MV इंटू आर बाई 2 इक्वल टू ICM सिस्टम, सिस्टम का किसके अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो पार्टिकल का तो कितना हो गया, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स r बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो पार्टिकल के लिए, प्लस इस रिंग के लिए। तो रिंग के लिए पहले सेंटर मास के अबाउट पता है हमें, रिंग के सेंटर मास नॉट सिस्टम, क्योंकि हम केवल रिंग की बात कर रहे हैं अभी। तो रिंग का कितना होता था mr स्क्वायर है ना। अब यहाँ से मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो मैं यहाँ से यहाँ क्या लगा दूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ICM प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना हो गया r बाई 2, तो m इंटू ये भी r बाई 2 का स्क्वायर, ये तो I आ गया हमारे पास, ये पार्टिकल का, ये रिंग का, इंटू ओमेगा जो हमें निकालना है। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, m तो कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल हो जाएगा, एक 2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो v इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास r बाई 2 प्लस r, और यहाँ पे एक 2 कैंसिल किया था तो एक 2 यहाँ पे आ जाएगा है ना, प्लस ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास r बाई 2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 5 4 + 1 5 + 1 6, तो 6/2 है ना, 6r बाई 2 हो जाएगा, तो 3r, तो 3r नीचे चला गया, तो ओमेगा हो गया v/3r। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा इस सिस्टम के लिए। ओके, तो यही पूछा गया था हमसे, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। अ बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r, है ना, मास m का है और रेडियस उसका दिया हुआ है, रोलिंग, रोल कर रहा है। रोल करने का मतलब विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग। ओके, ये दे भी दिया इसने, लेकिन रोलिंग बोलेगा तब भी स्लिपिंग नहीं लेना है हमें। एट अ स्पीड v क्लाइम्स अ रैम्प, एक रैम्प पे चढ़ गया जिसका हाइट ये दिया हुआ है इस साइड तक, है ना। द रोलिंग बॉडी कैन बी, तो हमें बताना है कि वो बॉडी क्या होगी, जो हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। ओके, तो इस हाइट तक वो चढ़ रहा है तो वो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे कोई वर्क करेगा नहीं, ग्रेविटी कर रहा होगा ओनली, तो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो एक बॉडी था हमारे पास, यहाँ नीचे से v स्पीड से चलता हुआ आ रहा है और ये ऊपर चढ़ जा रहा है हमारे पास 3v² / 4g स्पीड हाइट तक, और जस्ट यहाँ पे पहुँच के इसका स्पीड क्या हो जाएगा फाइनल
0, है ना। तो हमें बताना है कि ये क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क ऐसे हम लगा देते हैं हम। तो वर्क ऊपर जाने में ग्रेविटी ने किया होगा कितना, -mgh, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो नेगेटिव वर्क होगा। तो mgh, h किसके बराबर है 3v²/4g, फोर्स के अलोंग वाला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस तो ऐसे हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स के लिए हम फोर्स के अलोंग वाला डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। mg ऐसे लगता है वर्टिकली, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 3v²/4g। ये तो ग्रेविटी का वर्क डन आ गया, है ना। फ्रिक्शन है लेकिन वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, और नॉर्मल तो वर्क करता नहीं है क्योंकि नॉर्मल इधर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ओके ना। तो नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0, और इनिशियल कितना था -12m v²। v² इसकी वजह से, लेकिन साथ ही साथ ये रोटेट भी कर रहा होगा ओमेगा से, और प्योर रोलिंग है तो ओमेगा कितना हो जाएगा v/r। तो 12m v² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 12I cm सेंटर मास के अबाउट इंटू ओमेगा। ओमेगा को मैं ले सकता हूँ v/r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं I निकाल लूँगा, और I का वैल्यू देख के मैं बता सकता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा। तो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा I यहाँ से, v² कैंसिल हो गया और m बचेगा, g से g कैंसिल हो गया, तो ये बचा m3/4, है ना। g से g कैंसिल, v भी कैंसिल, इक्वल टू -12m। ओके, इसको मैं इधर ले आऊँगा, प्लस ये बचा हमारे पास माइनस का हाफ IC इंटू v² तो हमने कैंसिल कर ही दिया था, तो v²/r²। तो यहाँ से मेरे पास IC का वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस सब में कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया 3/4 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास m इंटू 3/2 माइनस m इंटू r² IC का वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास m 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा mr²/2 इक्वल टू IC। ओके ना। तो ये हमारे पास IC मतलब सेंटर मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो हमें मिल चुका है। और mr²/2 किसका हो सकता है, डिस्क का हो सकता है, और सॉलिड सिलेंडर का हो सकता है, यूनिफॉर्म का। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमें। स्फीयर का नहीं हो सकता, है ना, रिंग का भी नहीं है, स्फीयर का शेल का भी नहीं है, डिस्क, तो डिस्क का हो सकता था, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। एनर्जी कंजर्वेशन हमने यहाँ पे लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने यहाँ पे लगाया, तो उससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है रफ इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन रफ है, ओके, मतलब फिक्शन है यहाँ पर, और ये कार में फिक्स्ड है, और कार एक्सीलरेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पर, है ना, सीधे एक्सीलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से। ए का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है कितना, g tan थीटा, इतने एक्सेलरेशन से ये एक्सीलरेट हो रहा है। और यहाँ पे हमने एक रिजिड स्फीयर को प्योर रोलिंग करता हुआ इस पर छोड़ दिया है, वो ऑलरेडी प्योर रोलिंग कर रहा है ना, पहले से प्योर रोलिंग कर रहा है वो वहाँ पर। तो छोड़ने के बाद ये पूछा है कि ये लगातार प्योर रोलिंग करेगा या नहीं करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा या नहीं करेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा होगा यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ये वे जैसे रखा हुआ है इस पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैं कार के फ्रेम में देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू कार। तो कार यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो स्यूडो फोर्स लग जाएगा, एक्सीलरेशन आगे था राइट साइड, तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, कितना लग जाएगा, मास इस ऑब्जेक्ट का इनटू ए स्यूडो फोर्स, ये, और क्या लग रहा है mg, ए का वैल्यू हमें देखा है g tan थीटा, तो देखते हैं ये कितना आएगा। यहाँ पे ये कितना हो गया, mg का कंपोनेंट mg, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा साइन थीटा। ऐसे यहाँ से ma का कंपोनेंट हो जाएगा ma, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा इसके बराबर, तो ma cos थीटा। तो ma cos थीटा का वैल्यू मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना आएगा। a का वैल्यू हमें दिया हुआ था g tan थीटा, तो a का वैल्यू हो गया g tan थीटा इंटू ये cos थीटा, तो ये हो गया mg tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस,
कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन थीटा। तो मैं यहाँ से देखूँ तो एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के इक्वल है, मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो इस डायरेक्शन में सिस्टम का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, और एक्सीलरेशन नहीं है तो कोई एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, क्योंकि प्योर रोलिंग वाली कंडीशन में ए इक्वल टू अल्फा आर होता है, तो ए ज़ीरो तो अल्फा भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अल्फा यहाँ पे ज़ीरो हो गया, अल्फा ज़ीरो, इसका मतलब टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए सेंटर मास के अबाउट, और सेंटर मास के अबाउट टॉर्क ज़ीरो है, तो सेंटर मास के अबाउट एम जी और नॉर्मल का टॉर्क तो ज़ीरो, एम जी यहीं से पास हो गया, सूडो फोर्स भी यहीं से पास हो गया, नॉर्मल भी इसी से पास हो जाएगा, बचा कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो आना चाहिए, तो फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा होगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो ये भी जीरो होना चाहिए, बट आर तो जीरो नहीं है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वही जीरो हो जाएगा, मतलब अभी इस सिस्टम पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, विदाउट फ्रिक्शन ही ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो एक्सीलरेशन जीरो, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी ना कम होगी, और हम ये भी देख सकते हैं कि इस पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा। फ्रिक्शन तभी लगता है जब ए इक्वल टू अल्फ़ा वाली कंडीशन आपका चेंज होने की कोशिश करे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा, और हमने इसको प्रूव भी कर दिया है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग, तो सही है ना, क्योंकि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो स्लिप नहीं हो पा रहा है, तो ये प्योर रोलिंग ही करता रहेगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फ्रिक्शन विल एक्ट गलत है, अभी हमने चेक कर लिया। इंक्रीज डिक्रीज एंगुलर वेलोसिटी, ये भी हम देख चुके हैं, ये भी नहीं होगा, मीन्स हम कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, होलो स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है ना, तीन अलग अलग टाइप के आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सबका मास सेम है, रेडियस सेम है, और इनको किसी इंक्लाइन के टॉप पर हमने रख दिया है ना, और रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद बोला गया है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑब्जेक्ट्स और इंक्लाइन के बीच में सबके लिए सेम है, बट नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है प्योर रोलिंग के लिए, मतलब वहाँ पर स्लीपिंग हो रहा होगा, और स्लीपिंग हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स होता है कितना, म्यू एन, और नॉर्मल क्या होता है इंक्लाइन पे, एम जी कॉस थीटा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम आएगा, उसको उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ लेना देना नहीं है। ओके ना, तो ये पूछा है ग्रेटेस्ट टाइम विल बी टेकन इन रीचिंग द बॉटम, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेगा नीचे पहुंचने में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो ये आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई भी एक हो सकता है ये, इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए तो डिफरेंट आई हम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, तो एक तो एम जी फोर्स लग रहा होगा, तो एम जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आता है, इंक्लाइन के अलोंग एम जी साइन थीटा, और क्योंकि स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक एफ के, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है म्यू इंटू एन, और जो नॉर्मल है वो यहाँ पे किससे बैलेंस होगा, एम जी के इस कंपोनेंट से, एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया म्यू इंटू एन, या इसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो अगर यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन ए मान लेता हूँ इनके लिए, और कोई फोर्स तो है नहीं इस डायरेक्शन में, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन मीन्स म्यू एम जी कॉस थीटा, नीचे प्लस ले लिया है मैंने, इक्वल टू एम है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो जो ए का वैल्यू आ रहा है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो ये सबके लिए सेम है, म्यू सबके लिए सेम दे रखा है, थीटा भी सबके लिए सेम है, मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक्सेलरेशन, तो मतलब सबके लिए सेम है, तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम भी, डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, तो इंक्लाइन पे डिस्टेंस सबके लिए सेम है, एस सेम, एक्सेलरेशन भी सेम, तो टाइम भी सेम आएगा। मतलब अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है, तो किसी भी टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसको सेम डिस्टेंस चलने में सेम टाइम लगेगा, अगर म्यू सेम दिया हुआ है तो। ओके ना, तो देखते हैं आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल विल टेक सेम टाइम, मीन्स
दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और रिंग, है ना। 3 ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, इक्वल मास रेडियस दिया हुआ है, इंक्लाइन के ऊपर रखे गए हैं, फिक्शन कोफिशिएंट नॉट सफिशिएंट, यहाँ पर भी नॉट सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए। तो पूछा है कि ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, मतलब जब ये तीनों नीचे पहुँचेंगे तो किसके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा इस केस में, है ना। तीनों स्लिप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो जब तीनों नीचे पहुंचेंगे तो हम ये तो देख ही चुके हैं कि सबके लिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या आया है, सेम। डिस्टेंस भी सेम है तो स्पीड भी क्या आएगी, सेम ही आएगा स्पीड। मीन्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम। मीन्स हाफ mv² सबके लिए सेम होगा। लेकिन हमें केवल इस एनर्जी को नहीं देखना है, हमें रोटेशनल एनर्जी भी देखना है। तो रोटेशनल एनर्जी के लिए हम देखें तो टाइम तो हमें पता है यहाँ सबके लिए सेम लगना है नीचे पहुँचने में, क्योंकि ए और एस सेम है तो टाइम भी सेम ही लगेगा। तो टाइम के हिसाब से हम देखें तो सब पे जो फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा होगा वो सेम टाइम के लिए लगेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L²/2I। L यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और I तो एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो होता है टॉर्क इनटू टाइम, है ना। ये एंगुलर मोमेंटम होता है। तो टॉर्क यहाँ लगेगा फ्रिक्शन का, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक, डिस्टेंस r। तो काइनेटिक फ्रिक्शन सबके लिए सेम है, r भी सबके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी सेम आ रहा है, और टाइम भी सबके लिए सेम आ रहा है। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी सबके लिए सेम होगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम सेम है तो जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा उसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हम देख चुके हैं, सबके लिए क्या आई थी, सेम। तो डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके लिए सबसे ज़्यादा होगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। तो हम देखते हैं सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है। ओके ना। तो सॉलिड स्फीयर इसके लिए कितना होता है, 2/5 mr²। रिंग के लिए कितना होता है, सेंटर मास के अबाउट mr², और होलो स्फीयर के लिए होता है 2/3 mr²। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सॉलिड का। मीन्स जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया, गुड क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला है यूनिफॉर्म डिस्क है, मास m का, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी हमें दिया हुआ है इस डायरेक्शन में। पोर्शन ए बी इज रफ, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक रफ है, ओके ना। एंड जो BC वाला पार्ट है वो स्मूथ है। वैन इट क्रॉसेस पॉइंट बी, तो ये इसको घूमता हुआ क्रॉस करेगा जब पॉइंट बी को इधर आएगा, स्मूथ पार्ट में, है ना। तो हमें बताना है क्या हो रहा होगा यहाँ पे, बी डिस्क विल बी इन ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब केवल ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा, या दोनों ही हो रहे होंगे। तो देखते हैं। तो जब ये यहाँ पर पहुँचा होगा तो ये तो ऑलरेडी प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग कर रहा है और कोई फोर्स है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, यहाँ पर अल्फा भी नहीं चाहिए हमें। अल्फा नहीं चाहिए तो फ्रिक्शन की यहाँ पर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जब ये स्मूथ सरफेस पे आ गया, जब ये स्मूथ सरफेस पे आ गया तो वहाँ तो वैसे भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन हमें चाहिए ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अल्फा भी 0 होगा और सेंटर मास के अबाउट नॉर्मल और mg का टॉर्क 0 हो गया। तो अल्फा 0 करने के लिए फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0 होना चाहिए, वो तभी 0 होगा जब फ्रिक्शन ही 0 हो जाए। मतलब अभी जब ये चल रहा था रफ सरफेस पे तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, तो ये सरफेस रफ हो या स्मूथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स जब ये स्मूथ सरफेस पे आएगा तो भी ये वैसे ही चलता रहेगा जैसे ये पहले चल रहा था। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, प्योर रोलिंग मोशन, क्योंकि पहले भी ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा था तो अभी भी प्योर रोलिंग मोशन ही करेगा। अंडरस्टूड, ओके। चलिए
तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया t इक्वल टू 0 पे फ्रॉम अ पॉइंट p ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे पॉइंट p से उसको प्रोजेक्ट किया हमने विद स्पीड v0 एट एन एंगल 45 डिग्री, मीन्स ऐसे 45 डिग्री पर v0 से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया ग्राउंड से। ओके ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बताना है हमें पार्टिकल का आफ्टर टाइम t v0 बाई g। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, जब ये चल रहा है तो इस पर केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और एंगुलर मोमेंटम बताना है पॉइंट पी के अबाउट जहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इस तरीके से। तो आफ्टर टाइम टी और टी का वैल्यू हमें दे दिया v0 बाई जी। v0 से इसको प्रोजेक्ट किया था कितने एंगल पे, 45 डिग्री पर। ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पे केवल कौन लगा रहा होगा, ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते थे हम, टॉर्क इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। टॉर्क किसका लगेगा, ग्रेविटी का, तो एम जी इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेते हैं हम, तो वो किसके बराबर होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर जितना वो चला होगा हॉरिजॉन्टली इंटू एक्स, है ना। तो ये तो टॉर्क हो गया इंटू डी टी टाइम, तो इसको हमें इंटीग्रेट कर लेना है। अब एक्स कैसे लिखते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से वी एक्स हमारे पास वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट v0 cos 45, तो v0 cos 45 मीन्स v0 बाई रूट टू इंटू टी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एम जी, एक्स का वैल्यू हो गया v0 बाई रूट टू, एम जी v0 बाई रूट टू इंटू टी, है ना। एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया इंटू डी टी। तो यहाँ पे ये बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया एम जी v0 बाई रूट टू बाहर आ गया। टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगाएंगे तो बाई टू तो मैंने बाहर ले लिया और टी स्क्वायर, तो v0 बाई जी का स्क्वायर, और ये तो जीरो है, इसका स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा v0 स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया एम जी v0 क्यूब बाय टू रूट टू इंटू जी स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं v0 क्यूब बाई टू रूट टू जी, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें बोला गया है यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम, है ना। एक रिंग हमें दे रखा है मास एम का, रेडियस भी दिया हुआ है और फिक्स एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास हो रही है प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एक रिंग है ना। टू ऑब्जेक्ट्स जिनका मास एम है दोनों का, इसको हमने अपोजिट एंड्स पे रख दिया है डायमीटर के, है ना, रिंग के, धीरे से। तो हमें बताना है कि नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है। तो ये रिंग था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, है ना। तो इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहा था, है ना। और इसके बाद हमने यहाँ पर बाद में ये दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और रख दिए, तो मान लेते हैं इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा 1। तो जब इसको आपने धीरे से रखा है तो रखते समय कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, या कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसका टॉर्क यहाँ पर हो, तो टॉर्क आपका एक्सिस के अबाउट जीरो है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व, मीन्स एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो इनिशियल केवल ये रिंग घूम रहा था खुद की एक्सिस के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, आई ओमेगा। तो आई रिंग का सेंटर मास के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, पार्टिकल्स तो थे नहीं उस समय, इक्वल टू फाइनली, तो फाइनली यहाँ पे रिंग तो है ही एम आर स्क्वायर प्लस दोनों पार्टिकल भी आ गए, तो एक पार्टिकल का एम आर स्क्वायर, एक्सिस से डिस्टेंस आर, दूसरे का भी इतना ही, तो डबल हो जाएगा इंटू टू। तो ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा 1। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ में लिया है। तो यहाँ से ओमेगा 1 आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर तो सब में कैंसिल, कैपिटल एम ओमेगा
अपॉन कैपिटल M प्लस 2m, कैपिटल M प्लस 2m. सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो ओमेगा कैपिटल M अपॉन M प्लस 2m मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. कोई टॉक नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम हमें कंजर्व कर देना है अबाउट द सेम एक्सिस. अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, क्या बोला गया है इसमें पढ़ लेते हैं. एक पतली रस्सी को हमने इस सिलेंडर पे सेवरल टाइम्स लपेटा गया है. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पर. बॉय एट अ डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L दिया हुआ है इसका, है ना, यहाँ से यहाँ तक का. फ्रॉम द सिलेंडर, वो इस रस्सी को खींच रहा है ना, और सिलेंडर विदाउट स्लिपिंग घूम रहा है, मतलब वहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है. तो पूछा गया है कि इस लड़के के हाथ से कितनी रस्सी पास करेगी, है ना. सिलेंडर तो कितना चल के आएगा इसके पास यहाँ तक पहुँचने में, L, लेकिन ये वाली जो रस्सी है ये इसके हाथ से कितना पास कर चुकी होगी ये हमें बताना है. तो देखते हैं कैसे करना है. प्योर रोलिंग कर रहा है, तो अगर सिलेंडर के सेंटर का स्पीड v है तो हम हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड क्या लिखेंगे, v लीनियर मोशन की वजह से प्लस रोटेशनल. तो रोटेशनल के लिए ओमेगा इंटू आर, और प्योर रोलिंग में v इक्वल टू ओमेगा आर. तो हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड क्या हो जाएगा, v प्लस v मीन्स 2v. मतलब जितना ये सिलेंडर का स्पीड है सेंटर का, हाईएस्ट पॉइंट उसका डबल स्पीड से चल रहा होगा. तो अगर सिलेंडर L लेंथ चला है तो क्योंकि इसका स्पीड डबल है इस वाले पॉइंट का, मीन्स ये वाला पॉइंट कितना चला होगा, उसका डबल. मीन्स अगर ये L चला है तो ये वाला पॉइंट आपका चला होगा 2L, और जितना ये पॉइंट चला होगा उतना ही रस्सी उस आदमी के हाथ से निकला होगा, क्योंकि इस पॉइंट का स्पीड सिलेंडर की स्पीड के कंपैरिजन में डबल है. ओके, तो जो रस्सी निकला उसका लेंथ हो जाएगा आदमी के हाथ से 2L. अंडरस्टूड. ओके, चेक करते हैं ऑप्शन. तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना. इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो ये जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. यूनिफॉर्म सिलेंडर्स हमें दिए हुए हैं और इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है. प्लेट्स भी हमें दिया गया है, ये वाली प्लेट 2v से चल रहा है, ये वाला प्लेट v से चल रहा है. और उसके बाद हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, है ना, ऊपर वाले का नीचे वाले सिलेंडर के साथ. तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन. तो ऊपर वाले सिलेंडर के लिए हम देखें तो ऊपर वाला पॉइंट चल रहा है 2v से इधर प्लेट के साथ, नीचे वाला पॉइंट चल रहा है v से नीचे वाली प्लेट के साथ इधर. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूँ इसको फिक्स रखते हुए, तो ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 2v प्लस v, जिसके रिलेटिव देखते हैं उसका वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर देते हैं. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, डायमीटर क्या लॉन्ग, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मान लिया हमने. तो ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस मीन्स 3v/2r. ऐसे नीचे वाले सिलेंडर को देखें तो ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पर है और ये वाला पॉइंट उस प्लेट के साथ v से चल रहा है ना, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 2r. तो इसके लिए ओमेगा हम मान लेते हैं ओमेगा 2, इस डायरेक्शन में आएगा. तो यहाँ से मैं ओमेगा 2 क्या लिख सकता हूँ, स्पीड अपॉन डिस्टेंस मीन्स 2r. अब हमें इनका रेशियो बताना है तो अब तो आ ही जाएगा. तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना हो गया, ये 3v/2r अपॉन v/2r. तो ये आ गया हमारे पास 3 के इक्वल. सो 3 विल बी आवर आंसर. ओके ना. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हियर. तो ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम. तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसको. यहाँ पे बोला गया है यूनिफॉर्म रॉड है ना, ये रॉड पूरा यूनिफॉर्म है, हिंज किया हुआ है इस वाले पॉइंट पर, इसको L/4 डिस्टेंस पे. रॉड का लेंथ L था यहाँ पर, है ना, एंड रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा गया है तो छोड़ते ही ऐसे घूमेगा, है ना. तो ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा. व्हेन इट पासेस फ्रॉम द वर्टिकल पोर्शन, तो जब ये पूरा ऐसे घूम के वर्टिकल हो जाएगा तो हमें बताना है इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, है ना. तो देखते हैं कैसे करना है ये हमें. तो ये रॉड ऐसे था अभी इनिशियली, यहाँ पे हिंज किया हुआ है L/4 डिस्टेंस पे, तो इसी के अबाउट घूमेगा.
कौन घुमा रहा है इसको नीचे की तरफ? ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास पर। तो ये L/4 है, तो ये भी L/4, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, mg यहाँ पे लग रहा होगा। ओके ना? तो mg का टॉर्क इसको किस पोजीशन में ले आएगा? वर्टिकल। तो वर्टिकली ये जब mg यहाँ पहुँचेगा तो सेंटर मास जब यहाँ पहुँचा तो ये डिस्टेंस कितना गिर चुका है सेंटर मास नीचे? फोर्स की डायरेक्शन में L/4। तो जब ये नीचे आ रहा है तो वर्क केवल ग्रेविटी कर रहा है ना, और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क करेगा ग्रेविटी और नेट वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हिंज पॉइंट भी फोर्स लगा रहा है लेकिन इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए हिंज पॉइंट का वर्क 0 होगा, उसे हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mg, और सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया ग्रेविटी की डायरेक्शन में? कितना आया? L/4। तो ये L/4 पॉजिटिव वर्क डन आएगा, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ I ω²। आई हिंज पॉइंट के अबाउट, और इनिशियल तो ये रेस्ट पे था तो 0। तो mg L/4 हाफ हिंज पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंटर मास के अबाउट हमें पता था, वहाँ से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे इधर से इधर, है ना। तो सेंटर मास के अबाउट mL²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहाँ पे md², d कितना हो गया? L/4। तो m इंटू L/4 का होल स्क्वायर इंटू ω²। यहाँ से इसको सॉल्व करके हम ओमेगा बता सकते हैं। तो देखते हैं ओमेगा क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, m तो कैंसिल हो जाएगा, g l भी एक कैंसिल हो जाएगा, 4 हाफ, m तो हमने कैंसिल कर दिया, एक l भी कैंसिल हो गया, 12 प्लस L/16 इंटू ω²। 4 से ये भी कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये हो गया 2g इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7l, है ना, इक्वल टू ω²। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया हमारे पास 12 इंटू 2 24/7 GL। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ओके ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, यू कैन सी यहाँ पे केवल थर्ड ऑप्शन ही मैच होता है, तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, देख सकते हैं हम यहाँ पर, 2 men सपोर्ट अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड एट इट्स 2 एंड, मतलब 2 आदमियों ने एक रॉड को ऐसे ऐसे सपोर्ट कर रखा है दोनों एंड्स पे। इफ़ वन ऑफ देम सडनली लेट्स को, एक भाग गया, फोर्स एग्जर्टेड बाय द रॉड ऑन द अदर मैन जस्ट आफ्टर दिस मोमेंट, क्या होगा, है ना, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था और ये आदमी एक ही बचा, एक तो भाग गया, तो सेंटर मास पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा mg, सेंटर मास पे लगता है। इधर से ये आदमी लगा रहा होगा नॉर्मल, है ना, यही हमें बताना है ये बड़ा होगा या घटा होगा। तो mg, तो इसी पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूमना स्टार्ट करेगी अल्फा से और सेंटर मास नीचे आना स्टार्ट करेगा a एक्सेलरेशन से। तो मैं अगर टॉर्क निकालूँ इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का आ जाएगा, तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स L/2। तो नेट टॉर्क क्या लिखेंगे? आई अल्फा, आई किसके अबाउट? इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट आई कितना होगा? mL²/3 आई इंटू अल्फा, ये टॉर्क होता है अल्फा, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा 3g/2l, ये अल्फा का वैल्यू आ गया। और एक्सेलरेशन इधर जा रहा है नीचे, है ना, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा होगा a, और वो किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू ये डिस्टेंस L/2, तो अल्फा इंटू L/2। तो ये हो गया हमारे पास, वैल्यू पुट कर दिया अल्फा का 3g/4 के इक्वल, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। तो अब मैं इसका फोर्स का इक्वेशन लिखता हूँ। तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नेट फोर्स क्या होगा? ma, m इंटू a का वैल्यू आ गया 3g/4,
तो यहाँ से हम देखें तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एम 3g/4, तो ये हो जाएगा एम g/4 के इक्वल। बट इनिशियली जब दोनों आदमी खड़े थे तो दोनों के लिए जो नॉर्मल होगा वो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, तो 2n इक्वल टू एम जी। तो इनिशियली नॉर्मल आपका था एम जी/2, बट अब कितना हो गया एम जी/4, तो ये पहले से क्या हो गया, कम हो गया, मीन्स नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड गलत हो गया, इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज घटेगा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रॉड है 20 किलोग्राम का, लेंथ भी दिया हुआ है 1.6 मीटर, और इसको हमने एक पॉइंट पे पिवोट कर दिया है, हिंज कर दिया है ना, और इसको फ्री छोड़ दिया है। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है रॉड का जस्ट आफ्टर रॉड इज रिलीज। इसको रिलीज करते ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कितना होगा। तो रॉड ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से हिंज है, तो हिंज पॉइंट का फोर्स तो यहीं से लग रहा होगा, और सेंटर मास पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा एम जी, तो उसकी वजह से ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा। तो टॉर्क हमें इसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो हिंज पॉइंट का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, ग्रेविटी का बचेगा, तो टॉर्क हो गया एम जी इंटू डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा L/2, है ना, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और नेट टॉर्क हम लिखते हैं आई इसी एक्सिस के अबाउट इंटू अल्फा, आई कितना हो गया ml²/3 रॉड के लिए इंटू अल्फा, तो बस यहाँ से अल्फा आ गया हमारे पास, कितना हो जाएगा अल्फा 3g/2l के इक्वल, है ना। तो ये मास पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, और वैल्यू पुट करें तो 3g/2l, एल का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर रखने के बाद ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 30/2 15/16g, ये अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा। ओके ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 15g/16, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, क्या है पढ़ लेते हैं इसको। यूनिफॉर्म थिन रॉड है, एल लेंथ का, मास एम है टोटल, और इसको मिडल में से बेंड कर दिया हमने पॉइंट ओ के अबाउट, बीच में से, एज शो इन द फिगर। एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट, मतलब यहाँ से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बताना है हमें। तो ये रॉड आपका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे रखूँ या इस रॉड को सीधा भी कर दूँ, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सिस के अबाउट कोई चेंज नहीं आ रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का होगा वही इस सिस्टम का भी होगा। तो ये तो सीधी रॉड हो गई जिसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता ही है, कितना लिखते हैं ml²/12, तो इस सिस्टम का भी यही होगा क्योंकि एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना। तो ml²/12 मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्या बोला गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर आधा है, आधा देंगे, ओके, और नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, मास एम दे रखा है, रेडियस आर है, तो अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड थ्रू द सेंटर, मतलब ये आपके पास ऐसे वायर दिया हुआ है सेमी सर्कुलर, एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होती है और लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम देखें तो ये रिंग यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, हर केस में किसी भी छोटे से पार्ट के लिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा आर ही रहेगा, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि हर पार्ट के लिए डिस्टेंस एक्सिस से आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²।
ओके, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल और केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये रिंग यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सभी मासेस का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हमारे पास mr²। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें बीम एंड पेंस ऑफ अ बैलेंस। बैलेंस मीन्स तराजू टाइप। तराजू तो आप सबने देखा ही होगा, और उसका मास क्या है, नेग्लिजिबल। तराजू में कोई मास नहीं है। एंड यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर रहे हैं, तो पहली बार में वो W1 वेट दे रहा है, लेकिन दूसरे तराजू में, दूसरे पलड़े में रखते हैं तो वो उसका वेट W2 बता रहा है ना। तो तराजू आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे जब आप वेट को रख रहे हो, तो यहाँ पे दूसरा वेट आप मेज़र करने के लिए रखते हो। तो जब आपने यहाँ पहले mg रखा है, तो इधर W1 आपको वेट रखना पड़ रहा है। बट जब आप mg को इधर रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो इस साइड आपको W2 रखना पड़ रहा है। तो ये दोनों बार अलग अलग क्यों आ रहा है? अलग अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका हिंज पॉइंट होगा वो सिमेट्रिकल नहीं है। ये दोनों साइड का लेंथ थोड़ा अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2। जो नहीं दे रखा उसे अज्यूम कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट के लिए तो mg को बैलेंस कौन कर रहा होगा? W1 टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। तो mg का टॉर्क आ रहा है इस केस में एंटी क्लॉकवाइज। तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 और W1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2, बट वो इधर घुमा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो W1 इंटू L2। ऐसे केस सेकंड में W2 इंटू L1 इधर लग रहा होगा, है ना, और mg इंटू L2 इधर लग रहा होगा। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो mg इंटू L2। तो यहाँ से मैं L1 L2 को एलिमिनेट कर देता हूँ, क्योंकि वो दिया हुआ नहीं था, वो हमने अज्यूम किया है ना। तो पहले वाले केस से L1 बाई L2 कितना आ रहा है हमारे पास? पहले वाले केस से आ जाएगा L1 बाई L2 W1 बाय mg। और दूसरे केस से कितना आ जाएगा? L1 बाई L2 वो आ जाएगा mg बाई W2। तो एक्चुअल वेट तो mg है और वही हमें निकालना है। तो इस वाले इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि mg कितना हो जाएगा? mg स्क्वायर इक्वल टू W1 इंटू W2। स्क्वायर को हटाएंगे तो mg हो गया हमारे पास W1 W2 रूट। सो दिस विल बी आवर एक्चुअल वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो आज के लिए रोटेशन मोशन में यही आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस थे। तो फिजिक्स में आज के लिए इतना ही करते हैं हम। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, अमित सर आपके पास आने वाले हैं थोड़ी देर में। वो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट लेके आपसे थोड़ी ही देर में बस मिलेंगे। Hello dear students, very good afternoon all of you. सबको नमस्कार and thank you गौरव सर for a wonderful session of physics. बच्चों, आज हम मैथ्स के सेशन में चैप्टर हमने कंसीडर किया है स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और पहला चैप्टर। तो समझते हैं, यहाँ से हम इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 and sum of whose intercepts on the coordinate axis is 14। एक सरल रेखा जो कि बिंदु 3,4 से गुजरती है तथा इसके अंतः खंडों का योग निर्देशीय अक्षों पर कितना है? 14। तो बच्चों, इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है सम ऑफ द इंटरसेप्ट कितना है? 14। तो a प्लस बी इज 14। तो बच्चों, यहां से b की वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास आ जाएगा x बाई ए प्लस वाई अपॉन 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। अब ये लाइन कहां से पास कर रही है? 3,4 से। तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 बाई ए प्लस 4 बाय 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहां से a की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है जब हम a की वैल्यू निकालेंगे। 3 बाई ए प्लस 4 बाय 14 माइनस ए, तो हमारे पास आएगा 14 माइनस ए इंटू 3 प्लस 4a इज इक्वल्स टू a इंटू 14 माइनस ए। तो देखो बच्चों, 42 माइनस 3a प्लस 4a
प्लस इज इक्वल्स टू 14a माइनस ए स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ पे ए में एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, तो ए की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, दो। कौन कौन सी, 6 और 7, 6 7। तो यहां से हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। पहला आंसर आएगा x बाय 6 प्लस y बाय 8 इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24। तो वी आर गेटिंग टू आंसर्स, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। सपोज एक लाइन है जो कि पॉइंट h के 1,2 और -3,4 से पास कर रही है। फिर एक और लाइन दी है L2 जो कि L1 के परपेंडिकुलर है, L1 के लंबवत है, और पॉइंट्स h, k और 4,3 से पास करती है। तो हमें बेसिकली h और k की वैल्यूज निकालनी है, यानी हमें k बाय h फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों L1 की इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब हमें 2 पॉइंट पता हैं, तो ऑब्वियसली वी शुड यूज 2 पॉइंट फॉर्म। तो क्या बनेगी ये, y माइनस 4 y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 4 माइनस 2 अपॉन -3 माइनस 1 इंटू x प्लस 3। तो बच्चों देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, 2 बाय -4 यानी -हाफ। तो -2 यहाँ भेज देते हैं, -2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 3। तो हमारे पास लाइन आ गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये लाइन पे ये एक पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा, h, k। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई, h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 5। इज इट क्लियर? h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 5 हमें मिल गया। अब हमें कहा गया एक और लाइन है L2। अब हम बात करते हैं L2 की, जो कि L1 के परपेंडिकुलर है, L1 के परपेंडिकुलर है। तो वो लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब इसके बारे में कहा गया है कि ये एक पॉइंट 4,3 से पास करती है। तो 4,3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 4,3 यहां रख दें तो हमें मिलेगा 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 5। तो हमारी इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब जो h, k है वो भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास आ गया 2h माइनस k इज इक्वल्स टू 5। इस तरह से हमारे पास h और k में दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा h इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 1। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है k बाय h। तो k बाय h की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1/3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ देख सकते हैं आप, ऑप्शन 2। क्लियर सबको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और देखो बच्चों, जब भी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाता हूं, मैं एक लाइन बोलता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन खुद बताता है वो कैसे होगा। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, करते जाइए, हो जाएगा। देखिए अब ये कह रहे हैं कि एक लाइन है y एक्सिस को मीट करती है पॉइंट A पर। तो ये हमारा पॉइंट A आ गया, और x एक्सिस को मीट करती है पॉइंट B पर। तो हम सबसे पहले A और B निकालते हैं। अब A क्या आएगा, जब लाइन y एक्सिस को मीट कर रही है तो x इक्वल्स टू 0, तो ये पॉइंट आया 0,12। और जब वो x एक्सिस को मीट करेगी तो y इज इक्वल टू 0, तो B पॉइंट आ जाएगा बच्चों 8,0। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा आगे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब सबसे पहले हम बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी लंब समद्वि भाजक। तो ये इसके मिड पॉइंट से पास करेगा। अब इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 4,6। ठीक है, अब वो AB के परपेंडिकुलर है, तो AB का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB है बच्चों 12 अपॉन -8, यानी -3/2। तो बच्चों इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 2/3। तो वो लाइन हो गई 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, अब ये कहां से पास करती है, 4,6 से। तो 4,6 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आएगा 8 माइनस 18 इज इक्वल्स टू लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों -10।
तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, क्या आई, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि वो दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट्स द लाइन पासिंग थ्रू 0, -1 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर अगर मैं एक लाइन खींचूं जो कि 0, -1 से पास कर रही है तो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू -1। तो अब हम यहां पर y की जगह -1 रख देते हैं तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा C, कहीं यहां पर क्या मिलेगा, y की जगह -1 रखते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू -1, तो C मिल रहा है -13/2, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का। तो देखो अब तीनों पॉइंट हमारे पास हैं। पॉइंट A क्या है, पॉइंट A है हमारे पास जहां पे y एक्सिस को कट कर रही है, तो 0, 12। पॉइंट B हो गया जहां x एक्सिस को कट कर रही है, और पॉइंट C हमने निकाला अभी -13/2, -1। चलो अब एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ 1, 1, 1। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, 0, 8, -13/2। यहां पे आएगा 12, 0, -1। आई गेस आप सब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 91 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट एरिया एज 91 स्क्वायर यूनिट्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा 91 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए बच्चों, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर तरह का फॉर्म यहां पर कवर करूं। तो देखिए अब यहां पर क्या है, ये कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है, जल्दी से आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है, हमें इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 3, 4 से पास करती है, मेकिंग एन एंगल π/6। यानी इस लाइन के बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन पता है कि ये 3, 4 से पास कर रही है और एंगल π/6 बना रही है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड इट इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन एट पॉइंट Q। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, लेंथ ऑफ PQ। देखिए बच्चों ध्यान से समझना, जब भी कभी क्वेश्चन डिस्टेंस की बात करेगा, लेंथ की बात करेगा, आपको यूज करना चाहिए सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं हम। ये एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट P 3, 4 से पास कर रही है, और इसका स्लोप क्या है, स्लोप है एंगल π/6 यानी tan π/6। और ये एक लाइन, दूसरी लाइन है कोई 12x + 5y + 10 = 0 को कट कर रही है। कहां पर, किसी पॉइंट Q पर। हमें डिस्टेंस PQ निकालना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, थोड़ी देर के लिए PQ को माना R। यानी बच्चों अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R की। तो अब हम याद करते हैं डिस्टेंस फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म। किसी पॉइंट से R डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट अल्फा बीटा से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अल्फा + R cos थीटा, बीटा + R sin थीटा। तो हमारा आएगा 3 + R cos π/6, 4 + R sin π/6। ठीक है बच्चों, अब cos π/6 sin π/6 की वैल्यू हमें याद है, ये हो जाएगा 3 + R √3/2, 4 + R/2। अब आप ये समझिए कि अगर ये पॉइंट Q है तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा लाइन को। सो 12 × 3 + R √3/2 प्लस 5 × 4 + R/2 प्लस 10 = 0। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आया, 36 + 6 √3R प्लस 20 प्लस 5R/2 प्लस 10 = 0। तो देखिए बच्चों R के साथ क्या आया हमारे पास, यहां से 6 √3 प्लस 5/2 = आप देखेंगे तो -66। सो फाइनली वी कैन से दैट R वी आर गेटिंग इट एज -132 अपॉन 12 √3 प्लस 5। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर आएगा 132 बाय 12 √3 प्लस 5। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 इज 132 बाय 12 √3 प्लस 5। ओके, सो दिस वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ
डिस्टेंस फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एक पैरेललोग्राम है। अब एक पैरेललोग्राम की हमें 4 साइड्स दी हुई हैं। कुछ ऐसे हमने पैरेललोग्राम बनाया। इसकी 4 साइड्स क्या क्या हैं? एक है LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल्स टू 0। दूसरी है LX प्लस MY प्लस N डैश इज इक्वल्स टू 0। एक है MX प्लस LY प्लस N इज इक्वल्स टू 0। और चौथी है MX प्लस LY प्लस N डैश इज इक्वल्स टू 0। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसके डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालिए। तो बच्चों सबसे पहले मन में क्या आता है? भाई एंगल निकालना है तो डायगोनल्स का स्लोप पता होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए हमें ये चारों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर हम इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालें तो ये आ रहा है n माइनस एन डैश अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी यही आ रहा है। यानी ये पैरेललोग्राम क्या है? रोम्बस है। हिंदी में बात करें तो ये एक समचतुर्भुज है। तो इसके डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होता है? π/2। तो बच्चों आप सभी जानते हैं हिंदी में बात करें तो समचतुर्भुज के विकर्णों के मध्य कोण कितना होता है? 90 डिग्री या π/2। तो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं π/2। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, ध्यान से क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है। यह है कि एक फिक्स पॉइंट है 0,6 और बी एक मूविंग पॉइंट है 2t,0। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सबसे पहले हम M निकाल लेते हैं। M आ रहा है बच्चों t,3। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इस AB का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली वो M से पास करेगा और AB के परपेंडिकुलर होगा। तो हम उसकी इक्वेशन लिख देते हैं। अब उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? उसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू। अब देखो बच्चों AB का स्लोप कितना है? AB का स्लोप है 6 अपॉन माइनस 2t यानी 6 माइनस 3/t। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? t/3 इंटू x माइनस t। ठीक है बच्चों, अब ये y एक्सिस को मीट कर रहा है। y एक्सिस को मीट कर रहा है तो हमें चाहिए पॉइंट C। तो पॉइंट C के लिए हम यहां पर y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रख देते हैं। x की जब वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 माइनस t²/3। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमें चाहिए MC का मिड पॉइंट का लोकस। तो बच्चों h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t प्लस 0 अपॉन 2। यानी यहां से हम कह सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2h। और अगर हम देखें तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस 3 माइनस t²/3 अपॉन 2। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 माइनस t²/6। अब हमारा टास्क क्या बचा है? हमारा टास्क है t को एलिमिनेट करना। तो k इज इक्वल टू क्या आया? 3 माइनस t²। अब t की वैल्यू क्या है? 2h। तो 2h का होल स्क्वायर अपॉन 6। सो k इज इक्वल टू 3 माइनस 2h²/3। तो बच्चों 3k इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2h²। h को किससे रिप्लेस कर दें हम? xy से। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर एवरीबडी? तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन 3। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि दो लाइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्वेशन x² माइनस 2pxy माइनस y² इज इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं बच्चों वो दो लाइंस ये हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि एक लाइन को हमने रोटेट किया क्लॉकवाइज और दूसरी को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से, सेम एंगल से। यानी ये लाइन कुछ ऐसी हो गई और ये वाली लाइन कुछ ऐसी हो गई। यानी ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो नई कंडीशन बनी उसमें बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन बताइए। देखिए
अब जो नई कंडीशन बनी उससे बाइसेक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने इधर भी थीटा एंगल रोटेट किया, इधर भी थीटा एंगल रोटेट किया, तो बेसिकली बाइसेक्टर तो वही रहे। तो हमारा इक्वेशन, यानी हमें घुमाया जा रहा है बट हम घूमेंगे नहीं, यानी हमें सिर्फ बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखनी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू है 1, बी की है -1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, एच की वैल्यू है माइनस पी। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2xy। सो वी हैव पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? देखिए ऑप्शन 1। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था जिसको हमने जल्दी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 डिस्टिंक्ट लाइंस आर कॉन्करेंट, तो हमें बताना है कि ये पॉइंट ए कॉमा बी किस पर मूव कर रहा है, सर्कल, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए अब 3 लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो हमें पढ़ाया गया है कि वो जो डिटर्मिनेंट है जो इनके कोफिशिएंट से बनेगा वो 0 होना चाहिए। 1 2a a, 1 3b b, 1 4a a, दिस मस्ट इक्वल्स टू 0। सिंपल, इतनी सी बात। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3ab माइनस 4ab, मेरे पास आएगा माइनस ab। आई एम एक्सपेंडिंग इट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉलम, तो माइनस, अब इधर क्या आएगा बच्चों, 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ab इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारे पास आया 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab, या a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab। अब लोकस निकालना है तो a और b को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, एक्स वाई से। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो यहां से आप देख सकते हैं आइदर एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू वाई। किस चीज की इक्वेशन आ गई, स्ट्रेट लाइन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स दिए हुए हैं और उनका ऑर्थो सेंटर दिया गया है। तो एक ट्रायंगल है, उसके हमारे पास ये वर्टेक्स है 4, -3, दूसरा वर्टेक्स है बच्चों -2, 5, और तीसरा वर्टेक्स है P, Q। अब इनका ऑर्थो सेंटर हमें पता है। बच्चों ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। हिंदी में बोले तो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो हमें पता है कि ये दोनों लाइंस कैसे होंगी, परपेंडिकुलर। ये हमें पता है 1, 2। इनका नाम रख देते हैं A, B, C और ये है H। हमारा टास्क है PQ निकालना। तो हम देख सकते हैं कि बच्चों AH इज परपेंडिकुलर टू BC, तो इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, -1। तो AH का स्लोप क्या आ रहा है, -5 अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 4 -1 इनटू हमारे पास आएगा Q -5 अपॉन P + 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1। तो देखिए -5Q + 25 इज इक्वल्स टू -3P -6। तो ये आया 3P - 5Q इज इक्वल्स टू -31, इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसी हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं। एक और इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, हम बना लेते हैं अब ये CH इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अब CH का स्लोप क्या है बच्चों, Q -2 अपॉन P -1। अब AB का स्लोप निकालें तो -3 -5 -8, तो -8। अब परपेंडिकुलर है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और माइनस हटा देंगे, तो इसका स्लोप अगर हम देखें तो -8 अपॉन 6 आ रहा है, यानी -4/3 आ रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं 3/4। तो ये आ जाएगा 4Q - 8 इज इक्वल्स टू 3P - 3। तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन रही है बच्चों, 3P - 4Q इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज मिल रही हैं। P की वैल्यू आएगी बच्चों 26 और Q की वैल्यू आ जाएगी 33। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया फाइंड P + Q। तो P + Q की वैल्यू हो जाएगी 33 + 26 यानी 59। आंसर आया समझ में आप सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक लाइन है x/5 + y/b = 1।
अब ये कहां से पास कर रही है, 13,32 से, तो हम इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं बच्चों। तो 13/5 प्लस 32/b इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम देखें 32/b इज इक्वल्स टू -8/5, 32/b इज इक्वल्स टू -8/5। तो बच्चों यहां से b की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, -20। b की वैल्यू -20 आ गई, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब लाइन की इक्वेशन हो गई x/5 -y/20 इज इक्वल्स टू 1। सो 4x - y इज इक्वल्स टू 20। अब बच्चों वो कह रहे हैं एक और लाइन है जो कि इसके पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होगा। अब हमारी इस लाइन का स्लोप क्या है, l का 4। अब वो उस दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो 4 इज इक्वल्स टू -3/c। भाई उस लाइन का स्लोप क्या है, -3/c। तो c की वैल्यू आ गई बच्चों -3/4। ये हम यहां रख देते हैं, c की वैल्यू -3/4 यहां रख देते हैं। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या बन रही है, देखें हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 4x - y इज इक्वल्स टू -3। Now, what is the task? Task is to find the distance between the parallel lines. तो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 23, 20 - -3 upon √17. So answer is nothing but 23/√17. कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 4। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ये पेयर ऑफ लाइंस है, इनसे जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं उनके स्लोप्स का रेशियो दिया हुआ है 1:3। तो भाई हम m1 m2 मानने के बजाय क्या मानेंगे, m और 3m। तो m + 3m सम ऑफ द स्लोप्स क्या है, -2h/b। तो यहां से आप देखिए m निकाल सकते हैं -h/2b। नाउ अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स की, m1 m2, वो क्या होता है, a/b। तो हमारे पास आएगा 3m² इज इक्वल्स टू a/b। तो हम क्या करते हैं, यहां से m इसमें रख देते हैं, एलिमिनेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए m रखते हैं -h/2b का होल स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू a/b। तो मेरे पास आ रहा है बच्चों 3h² अपॉन 4b² इज इक्वल्स टू a/b। सो h² अपॉन ab इज इक्वल्स टू नथिंग बट 4/3। तो ऑप्शन 3 इज आवर राइट चॉइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिए क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें जो कि एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है P, जिससे भाई अब 3 ट्रायंगल बने, कौन कौन से, APC। देखो एक ट्रायंगल है ABC, P एक पॉइंट इस तरह से है कि इसने जो 3 ट्रायंगल्स बनाए इनका एरिया बराबर है, इक्वल है। तो भाई ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। अगर ये याद हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के क्या है, P इज सेंट्रॉइड। फिर उन्होंने कहा Q एक पॉइंट है तो डिस्टेंस PQ निकालो। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस बात का ध्यान देना है, आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि इफ अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि जो 3 त्रिभुज बन रहे हैं APB, APC, BPC, उनका एरिया बराबर है, तो वो P बिंदु सेंट्रॉइड होगा, यानी केंद्रक होगा। तो हम P पॉइंट निकालते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकालेंगे तो 1 + 6 + 3/2 अपॉन 3, कॉमा 0 + 2 + 6 अपॉन 3। तो हमारे पास P पॉइंट क्या आ जाएगा, 7, 7, 14, 17/6, कॉमा 8/3। ठीक है बच्चों, अब हमें Q पॉइंट दिया हुआ है। Q कितना दिया हुआ है, -7/6, कॉमा -1/3। अब डिस्टेंस PQ निकालनी है, तो सिंपल अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, √17/6 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए बच्चों 17 + 7 24, 24/6 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो हमारे पास आया 16 + 9 25, 25 का √5। तो आवर आंसर शुड बी 5। ओके, तो चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भाई एक ट्रायंगल के हमें
बारे में जानकारी क्या दी गई है कि उस पर अगर हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनके फीट ऑफ द एल्टीट्यूड्स के। ठीक है, यानी ये 3 पॉइंट हमें पता है। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? ये हैं 20,25, ये वाला है 8,16 और ये है 8,9। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। इस ट्रायंगल को हम कहते हैं पिडल ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है वो पिडल ट्रायंगल का क्या होता है? इन सेंटर। ये बात आपको याद होनी चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, इन्होंने भी क्या पूछा है, इन्होंने कहा कि एच के इज द ऑर्थो सेंटर, देन फाइंड द ऑर्थो सेंटर। तो बेसिकली हमें क्या करना है? इन सेंटर निकालना है किसका? पिडल ट्रायंगल का। तो एक और ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों वापस। देखो, ये ट्रायंगल बनाया, ये पॉइंट है 20,25, ये है 8,16 और ये है 8,9। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका इन सेंटर। तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों 20 माइनस 8, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 25 माइनस 16 यानी 81, 81 प्लस 144 225, इसका रूट आ गया 15, यानी हमें इस साइड की लेंथ पता चल गई 15। इसकी लेंथ आप देख ही सकते हैं 7 आ रही है। यहां से वापस देखें, 20 माइनस 8 144, 20 का स्क्वायर तो 144, 25 माइनस 9 का स्क्वायर 256, सो 144 प्लस 256 यानी 400 का अंडर रूट 20। यानी अब आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। इन सेंटर निकालना है तो इन सेंटर निकालते हैं बच्चों। देखो क्या आएगा, क्या था फॉर्मूला? ax1, सो 7 इंटू 20 140 प्लस बच्चों 15 इंटू 8 120 प्लस 20 इंटू 8 160 अपॉन 42। भाई साइड्स का सम कितना है? 42। तो अब देखिए ये क्या है अपने पास, ये आ रहा है 420/42 यानी 10। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 10 है। अब हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम देखते हैं 7 इंटू 25 175 प्लस बच्चों 15 इंटू 9 135 प्लस ये आएगा 20 इंटू 16 320 अपॉन 42। तो बच्चों इसका सम हमारा 630 अपॉन 42 कितना हो गया? 15। तो हमारा आंसर आ गया h, k की वैल्यूज हमारे पास आ गई 10,15। अब उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा k क्यूब प्लस h। तो k की वैल्यू हो गई 15 क्यूब यानी 3375 प्लस 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3385। तो ये क्वेश्चन कब हो पाएगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी क्या याद रखना है आपको कि पिडल ट्रायंगल क्या होता है एंड इन सेंटर ऑफ द पिडल ट्रायंगल इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहां क्या कहा गया है कि 2 लाइंस हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। 2 लाइंस हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट हमें क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। तो ऐसी m की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी? तो पहले भाई हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू ही निकालते हैं। तो 3x प्लस 4y, तो इसको हम इज इक्वल्स टू 9, और दूसरी लाइन है हमारे पास mx माइनस y इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x कोऑर्डिनेट की। तो मैंने क्या किया, इसको भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है 5/3 + 4m। अब हमें चाहिए कि ये एक इंटीजर हो। अब देखिए 5 एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। तो 3 + 4m क्या होगा? या तो 1 या 5। नहीं भाई, इंटीजर है तो 3 + 4m क्या होगा? ±5 या ±1। माइनस को नहीं भूलना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 4m इज इक्वल्स टू ±5 या 3 + 4m इज इक्वल्स टू ±1। तो यहां से देखिए m की वैल्यूज आ रही हैं। क्या आ रही है? अगर मैं 3 को वहां भेज देता हूं तो 5 - 3 2 अपॉन 4 हाफ, और अगर मैं माइनस वाला लेता हूं तो मेरे पास आएगा -2। ठीक है, ऐसे यहां से देखें, यहां से देखेंगे तो 1 - 3 अपॉन 2 तो -हाफ, और अगर हम माइनस वाला ले लेते हैं तो m की एक और वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये आ रही है -1। ठीक है, तो m की कितनी वैल्यूज आई? 4। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, m की वैल्यूज नहीं पूछी उन्होंने, इंटीग्रल वैल्यूज. सो हाउ मेनी सच वैल्यूज आर देयर? 2. सो 2 इंटीग्रल वैल्यूज. इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2. तो बच्चों ऐसे ही जेईई मेल के वंडरफुल सेशंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, गुड बाय, हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू.